हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के सामने एक और सेशन एनटीपीसी प्रीवियस का लेके आए हैं जो ओरिजिनल पेपर का एनालिसिस कराया जा रहा है। अगर बात करेगा इस सेशन का तो इस सेशन का आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाता है। अगर आप टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और जो भी क्लास आएगा उसका टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। तो चलते हैं, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में बोला गया है, बोला कि इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन का जो नियम दिया था वो रेले नामक वैज्ञानिक ने दिया था और ये काम करता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का रंग जो नीला रंग है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। आपको हम प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में हम बता देते हैं कि जब किसी भी प्रिज्म से प्रकाश गुजारिएगा, श्वेत प्रकाश गुजारिएगा तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा तो सजा लीजिएगा रो जी बी आई भी होता है। तो ये बताइए कि रो जी बी आई भी में ये हो गया वायलेट हो गया, VI भी इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, फिर ऑरेंज हो गया। और इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है। कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है आकाश का नीला रंग। आकाश के नीला रंग जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। अगर हम बात करते हैं कि प्रकीर्णन दिया था कौन, तो रेले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अगर प्रकीर्णन का बात करिएगा तो प्रकीर्णन में जैसे प्रिज्म से जब प्रकाश गुजारिएगा, जब प्रिज्म से प्रकाश गुजारते हैं, ये प्रिज्म हो गया, और एक प्रिज्म से अगर प्रकाश गुजारिएगा तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो अगर बात करेगा इसका तो इसका होता है रो जी बी आई भी, ये हो गया वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अगर इसी का ट्रिक याद रखना है तो याद रखेगा बै आ नी ह पी ना ला, बै आ नी ह पी ना ला, ये याद रखेगा। इस तरीका से बैगनी हो गया, आसमानी हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया, नारंगी हो गया और लाल हो गया। अगर हम बात करते हैं इसी में तो आपको हम समझा देते हैं यहाँ कि अगर आप नीचे से ऊपर जाइएगा, नीचे से अगर आप ऊपर जाइएगा तो 1-2 केस यहाँ देखने को मिलता है। एक चाल और साथ में एक तरंगदैर्घ्य। चाल और तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, लिख लीजिएगा, चाल और तरंगदैर्घ्य बढ़ता है और बाद बाकी सब घटता है। हम क्या बोले? हम बोले कि जब नीचे से मतलब बै आ नी है, नीचे से जब ऊपर जाइएगा तो चाल और तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा। नीचे से जब ऊपर जाइएगा तो चाल और तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा और बाद बाकी घटेगा। अब बाद बाकी में क्या आ जाएगा? तो बाद बाकी में आ जाएगा जैसे अपवर्तनांक हो गया, प्रकीर्णन हो गया, विचलन हो गया। इसलिए आप सेट अगर मारते होंगे तो देखते होंगे प्रश्न में पूछता है कि बताइए कि कौन सा रंग का विचलन बहुत ज़्यादा होता है। तो बैगनी रंग का विचलन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जब नीचे से ऊपर जाइएगा तो जो बढ़ेगा तो यहाँ तो मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम है बैगनी का। तो बैगनी का अपवर्तनांक भी मैक्सिमम होता है, विचलन भी मैक्सिमम होता है, प्रकीर्णन भी मैक्सिमम होता है। तो सिंपल याद रखिएगा कि नीचे से ऊपर जाना है तो चाल और तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। अब कहिएगा तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो तरंगदैर्घ्य देखिएगा लाल का सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए देखिएगा सिग्नल वगैरह में लाल का यूज होता है। उसी तरीका से पूछेगा कि बताइए विचलन किसका ज़्यादा होता है? तो बैगनी का विचलन ज़्यादा होता है तो लाल का कम होगा। आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि प्रकीर्णन किस पर काम आती है, प्रकीर्णन का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें प्रकीर्णन का उदाहरण होगा आकाश का नीला रंग। अगर तारे का टिमटिमाना का बात करिएगा तो तारों का टिमटिमाना जो होता है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो याद रखेगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना। सफ़ेद प्रकाश के कांच के प्रिज्म से गुजरने पर विभिन्न रंगों का विभक्त होना ये न्यूटन ने बताया था। न्यूटन ने साबित भी कर दिया था। अगर आप पढ़े होंगे न्यूटन का लाइट चैप्टर तो वहाँ भी ये साबित करके बताया है। अगर इंद्रधनुष का बात करिएगा तो इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर काम करता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण
वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर काम करता है। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर इंद्रधनुष काम करता है। लेकिन इसका अगर सहायक पूछ लेता है तो सहायक में अपवर्तन भी है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी है। तो अपवर्तन हो गया, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो गया और परिवर्तन भी है। तो इसी तरीके से इसका सहायक भी याद रखेगा। और इंद्रधनुष काम करता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकाश का नीला रंग होता है अपरकिरणन के कारण। अगले प्रश्न देखिएगा, इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों को सृजन किया था? निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय को सृजन किया था तो किए थे लॉर्ड इरविन ने। कौन किए थे? तो लॉर्ड इरविन। अगर इनका कार्यकाल बात करेगा तो 1880 से काम किए थे, 1880 से 1884 तक, 1884 तक काम किए थे। अगर बात करते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटाए तो कौन? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटाए थे, प्रेस एक्ट हटाए थे कौन? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटाए थे लॉर्ड रिपन ने। लाया था कौन? लीटन। और हटाया कौन? तो रिपन। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया कौन? तो हटाया था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने ही सिविल सेवा को आयु को 19 से 21 वर्ष कर दिया था। लॉर्ड रिपन ने ही सिविल सेवा के आयु 19 से 21 कर दिया था, 19 से 21 कर दिया था। और पहली बार पूर्ण जनगणना भी इन्हीं के समय हुआ था। पहली बार पूर्ण जनगणना 1881 में इन्हीं के समय हुआ था। तो पहली बार पूर्ण जनगणना किनको समय हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल हो गया 80 से 84। पूछेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटाया कौन? तो लॉर्ड रिपन। लाया था कौन? तो लीटन ने। लाया था कौन? तो लीटन। हटाया कौन? तो रिपन। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया। निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय का सृजन किया था कौन? तो लॉर्ड रिपन ने। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिए, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन, सीमाओं या फेरबदल इत्यादि कर सकता है? तो अगर भारत में अगर मानते हैं कि राज्य को तोड़ फोड़ करना है, नाम बदलना है, तो आर्टिकल उपयोग होता है 3। आर्टिकल कितना उपयोग होता है? 3। जब भारत में करना होगा तब। अगर इसी तरीका से अगर कोई विदेशी देश को मतलब राज्य को मिलाना हो, विदेशी राज्यों को मिलाने के लिए आर्टिकल नंबर उपयोग करते हैं कौन सा? तो आर्टिकल नंबर उपयोग 2 करते हैं, जो मतलब कि उसे भारत में मिला सकते हैं। भारत के बाहर कोई भी देश को, भारत के बाहर से कोई भी देश को अगर मिलाना होगा, तो आर्टिकल नंबर 2 का उपयोग करेंगे। और अगर भारत में ही अगर तोड़ फोड़ करना है, जैसे मानते हैं बिहार से झारखंड अलग हुआ था, उसी तरीके से यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था, ये सब जो अलग होता है या तोड़ फोड़ होता है, आर्टिकल नंबर 3 का उपयोग होता है। लेकिन आपसे प्रश्न में पूछेगा कि बताइए कौन ऐसा विदेशी राज्य को मिलाया गया था? तो विदेशी को मिलाया गया था जिसे सिक्किम को मिलाया गया था। तो सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से सह राज्य का दर्जा दिया गया था। और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा 22वां राज्य बना दिया गया था। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा 22वां राज्य बनाया और 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। और कौन सा आर्टिकल प्रयोग हुआ होगा? तो आर्टिकल नंबर 2 प्रयोग हुआ होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा कि अगर अपने राज्य को तोड़ फोड़ नाम बदल करना है तो आर्टिकल नंबर 3 का उपयोग कर सकते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण किया जाता है? जब वायुमंडल में तड़ित होता है ना, जब वायुमंडल में, आपको बता देते हैं कि जब वायुमंडल में तड़ित होता है तो तड़ित में नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण होता है। तड़ित चालक में हम प्रयोग करते हैं तांबा का। किसका? तो तांबा का हम तड़ित चालक में उपयोग करते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का बात करेगा तो सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव करता है ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा प्रभाव लाता है तो कौन लाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसी तरीके से आर्गन बात करेगा तो ये एक अक्रिय गैस है, तो आर्गन एक अक्रिय गैस हो गया। नाइट्रोजन का बात करेगा तो वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण होता है? तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिए बोला कि सिपाही विद्रोह का दौरान गवर्नर जनरल कौन था? आपको बता देते हैं कि सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग उस समय था। ये 1857 की क्रांति का बात कर रहा है, 1857 की क्रांति। अगर हम बता देते हैं 1857 के जो क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, तो तत्कालिक कारण यही था कि बेस फील्ड राइफल के जगह पर आया था इनफील्ड राइफल आया था। बेस फील्ड राइफल के जगह पर इनफील्ड राइफल लाया गया था और इसमें गाय के चर्बी और सुअर के चर्बी का प्रयोग किया गया था। और आपको बता देते हैं कि बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान
बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34 नेटिव इन्फेंट्री का जवान मंगल पांडे इस घटना से जुड़े हुए थे, क्योंकि मंगल पांडे ने जब गाय और सुअर के चर्बी का ऐसा अवशेष देखा उसमें, तो उसको आग बबूला होके वहाँ के 2 लेफ्टिनेंट को मार दिया था, लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट हुज को गोली मार दिया था। लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट हुज को गोली मार दिया। कौन? तो मंगल पांडे। और इसी के कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दिया गया। और इसी में विद्रोह बहुत अहम चरण पर चल गया। और इसी में यूपी के बलिया के रहने वाले थे। कौन? मंगल पांडे। अब ये विद्रोह बहुत भयानक रूप ले लिया, और ये विद्रोह को दबाने के लिए या इस संदेश के लिए, ये विद्रोह को खड़ी करने के लिए, संदेश के लिए लोग के पास मैसेज गया किसके रूप में? तो कमल और रोटी के रूप में ये संदेश दिया गया। और इस संदेश में यही था कि जो भी कमल और रोटी स्वीकार कर लेगा, मतलब जिसको देंगे, और वो अगर हमको वापस नहीं किया तो उसको मतलब कि इस विद्रोह में जो 1857 का क्रांति जो होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो इसी तरीका से आगे भी चलते रहा। और मेरठ से यह स्टार्ट हो गया। मेरठ से 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवान ने 10 मई 1857 का विद्रोह कर दिया। 10 मई 1857 को ये विद्रोह कर दिया। 10 मई 1857 के विद्रोह शुरुआत हो गया। कहाँ से? तो मेरठ से हो गया ये विद्रोह सही। और ये विद्रोह बहुत भयानक सीन ले लिया। और इसके भी आगे कारनामा हुआ, जैसे कि ये बहादुर शाह जफर दिल्ली से भी नेतृत्व किए थे। तो ये 1857 का ही विद्रोह था। आपसे प्रश्न में पूछा है कि जब 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। उस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। आपको बता देते कि लॉर्ड कैनिंग को इसी में 1857 से 1858 में ही प्रथम वाइसराय के रूप में चुना गया था। आपसे प्रश्न में पूछ सकता है कि बताइए भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग ही थे। कौन? तो लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड कैनिंग थे सिपाही विद्रोह के समय। अगर हम बात करते हैं कर्नवालिस के बारे में तो पूछ लेता है कि अस्थाई बंदोबस्त कौन लाया था? अस्थाई बंदोबस्त कौन लाया था? तो अस्थाई बंदोबस्त लाया था कर्नवालिस। अगर हम बात करते हैं डलहौजी के बारे में तो आपको पता है कि रेल सेवा भी कौन लाए थे? डलहौजी नहीं लाए थे। फिर हड़प नीति कौन लाए थे? हड़प नीति का शुरुआत कौन किए थे? तो डलहौजी नहीं किए थे। अगर इसी में पूछेगा कि बताइए कि वुड डिस्पैच भी कौन लाए थे? तो 1854 में लाए थे डलहौजी ने। वुड डिस्पैच भी कौन लाए थे? तो 1854 में लाए थे। 1854 में कौन लाए थे? तो 1854 में वुड डिस्पैच लाए थे डलहौजी। 1854 में वारेन हेस्टिंगस का बात करिएगा तो वारेन हेस्टिंगस के पॉइंट एक देख लीजिए। वारेन हेस्टिंगस का अगर हम बात करते हैं, यहाँ वारेन पूछ लिया जाता है क्वेश्चन वारेन हेस्टिंगस के बारे में। तो वारेन हेस्टिंगस जो लाया था पिट्स इंडिया एक्ट लाया था। पिट्स इंडिया एक्ट कौन लाया था? तो वारेन हेस्टिंगस। तो याद रखिएगा, आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कौन लाया था? तो वारेन हेस्टिंगस लाया था। और वारेन हेस्टिंगस का कार्यकाल का अगर बात करिएगा तो 1772 से 1785 तक इसका कार्यकाल था। 1772 से 85 तक इसका कार्यकाल था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में। लोकटक झील हो गया मणिपुर में। अगर हम उड़ीसा का बात करेगा तो चिल्का झील हो गया कहाँ? तो उड़ीसा में। चिल्का झील हो गया कहाँ? तो चिल्का झील हो गया उड़ीसा में। उसी तरीके से बात करेंगे अनसुपा झील भी कहाँ पड़ता है? तो अनसुपा भी झील पड़ता है कहाँ? तो उड़ीसा में ही पड़ता है। मेघालय का बात करेगा तो मेघालय में उमियम झील पड़ता है। उमियम झील पड़ता है। अगर राजस्थान का बात करेगा तो सांभर झील कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। फिर पूछेगा पंचभद्रा कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पंचभद्रा पड़ता है राजस्थान में। डिडवाना कहाँ पड़ता है? तो डिडवाना भी पड़ता है कहाँ? तो राजस्थान में। डिडवाना पड़ता है राजस्थान में। फिर सांभर झील कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। इसी के साथ जुड़ा हुआ पॉइंट और भी बता देते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा पूछता है महाराष्ट्र के बारे में कि लोनार झील कहाँ पड़ता है? तो लोनार झील भी पड़ता है महाराष्ट्र में। लोनार झील हो गया महाराष्ट्र में। केरला से अगर पूछेगा तो केरला में वेम्बनाड हो गया।
वेम्बनाड झील हो गया, फिर अष्टमुदी झील हो गया, अष्टमुदी झील हो गया, अष्टमुदी के साथ पेरियार झील हो गया, पेरियार, तो पेरियार झील हो गया, वेम्बनाड झील हो गया, अष्टमुदी, ये सारा पड़ता है कहाँ, तो केरला में पड़ता है, केरला में, तो केरला में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, मणिपुर में लोकटक झील है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि कौन सी कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। बोला है कि कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। तो प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता हरित लवक। कौन सा करता है, तो हरित लवक करता है। तो इसमें देखिएगा, पढ़े होंगे कि लवक 3 प्रकार के होता है, लवक 3 प्रकार के होता है। अगर हम बात करते हैं लवक का, तो लवक पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम हरित लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हरित लवक। तो हम हिंदी में लिख देते हैं, अंग्रेजी में लिख देते हैं, क्लोरोप्लास्ट को हम लिख देते हैं सी। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट और एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। याद रखिएगा, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। कहा कि यहाँ लिखने में समस्या होता है, दिक्कत होता है, इसलिए अब आपको हम 1 से 2 बार बोल देते हैं, लिख लीजिएगा। ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, ये हुआ ल्यूकोप्लास्ट और ये हुआ क्रोमोप्लास्ट। आपको हम बता देते हैं, इसी को बोलते हैं हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं हरित लवक, इसको बोलते हैं अवर्णित लवक और इसको बोलते हैं वर्णित लवक। अगर हम बात करते हैं कि हरित लवक का, तो भोजन का निर्माण यही करता है। भोजन का निर्माण कौन करता है, तो हरित लवक करता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट करता है। अब जो भोजन बना है उसको संग्रह करता है कौन, तो ल्यूकोप्लास्ट करता है। तो संग्रह का काम कौन करता है, तो संग्रह का काम कर दिया ल्यूकोप्लास्ट। और कलर प्रदान, मतलब जो रंग प्रदान कौन करता है, तो रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान जो करता है वो करता है क्रोमोप्लास्ट। तो याद रखिएगा कि लवक 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भोजन का निर्माण करता है, फिर भोजन का संग्रह कौन करता है, तो ल्यूकोप्लास्ट करता है, और रंग प्रदान कौन करता है, तो रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरित लवक। बोला है कि कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा प्राप्त का उपयोग कौन करता है, तो हरित लवक करता है। अगर यही बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था अल्टमैन ने खोज किया था। तो यहाँ लेकर बच्चों को, जैसे स्टूडेंट को फंसाता कैसे है कि पूछ लेता है कि बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया के नामकरण किसने किया था। तो देखिए, अल्टमैन ने है जो खोज किया था, लेकिन नामकरण का पूछ देगा ना, तो नामकरण किया था बेंडा ने, नामकरण किया था बेंडा ने। अगर राइबोसोम का बात करेगा, तो राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े होंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर 2 पाए जाते हैं, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। और रफ वाला जो है ना, यहीं पर पाया जाता है राइबोसोम, यहीं पाया जाता है राइबोसोम। और राइबोसोम को काम है प्रोटीन का निर्माण करना, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो समझे होंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर 2 भाग पाया जाता है, एक पाया जाता है स्मूथ जिसको हम एस लिखे हैं, और एक पाया जाता है रफ जिसको हम आर लिखे हैं। रफ पर ही राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम से ही प्रोटीन निर्माण होता है, इसलिए राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। अगर स्मूथ का बात करेगा, तो स्मूथ पर वसा का निर्माण होता है। स्मूथ जो लिखे हैं, स्मूथ पर वसा का निर्माण होता है। तो ये हो गया राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर गोल्जी बॉडी का बात करिएगा, तो गोल्जी बॉडी होता है जो खाद्य पदार्थ को परिवहन का काम करता है, खाद्य पदार्थ का परिवहन का काम करता है, परिवहन का काम करता है। तो खाद्य पदार्थ का परिवहन का काम करता है कौन, तो गोल्जी बॉडी। दोस्तों बता देता हूँ, सेशन थोड़ा लेट होता है, लेंदी, जिसे 1 घंटा 1 मिनट 2 मिनट या 1 घंटा से अंदर में भी कवर होता है, लेकिन हम अपने प्रयास से चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे। कहे कि अगर टीक आउट मराना मेरा रहता मेन पर्पस, तो हम आधा घंटा में भी लेक्चर को हम खत्म कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कि हम ये चाहते हैं कि जो भी पॉइंट अगर ऑप्शन से जुड़ा हो या कंसेप्ट इसमें लग रहा, वो स्टूडेंट को बता दें कि हूबहू फैक्ट ही पूछ लेता है। तो आपको हम इस जो प्रश्न करवाए, इस प्रश्न में अगर हम डायरेक्ट ऑप्शंस भी मरवा सकते थे हरित लवक, लेकिन हरित लवक से जुड़े हुए ये भी बात बताएं कि हरित लवक आया कहाँ से, और उसी तरीका से राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी के बारे में भी आपको हम बताएं। चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि बताइए कि संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय है जापान में। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है, तो जापान में इसका मुख्यालय है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जर्मनी का, तो जर्मनी से आपातकालीन लिया गया था।
पूछेगा कि आपातकालीन संविधान में कहाँ से लिया गया था आपातकालीन, तो आपातकालीन जर्मनी से लिया गया था। अगर वही पूछ लेगा कि बताइए अमेरिका से क्या लिया गया था, तो अमेरिका से आपको पता है कि प्रस्तावना भी लिया गया था, अमेरिका से मौलिक अधिकार भी लिया गया था। फिर अमेरिका की अगर बात करेगा तो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को महाभियोग लगाने की प्रक्रिया भी है। फिर यूएसए से महाभियोग की प्रक्रिया भी लिया गया था। फिर यूएसए से का अगर बात करेगा तो न्यायिक समीक्षा भी लिया गया था। तो आपको हम बता देते हैं कि अगर ये सेशन से कंटिन्यू अगर जुड़े रहिएगा तो इतना पॉइंट फैक्ट हम बता देंगे ना कि आपको ऑटोमेटिक याद करने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कभी कभी फ्रांस से भी पूछ लेता है कि फ्रांस से क्या लिया गया था, तो आपको हम बता देते हैं फ्रांस से जो लिया गया था स्वतंत्रता समानता पूछ लेता है, स्वतंत्रता समानता समानता का सिद्धांत या बंधुत्व कहाँ से लिया गया था, तो फ्रांस से लिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा, इस अगले प्रश्न में बोला गया है कि यूएन सुरक्षा परिषद 10 अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो अगर हम बात करेंगे कि 10 अस्थायी सदस्य का जो चुनाव होता है वो होता है 2 साल के लिए। कितना साल के लिए होता है, तो 2 साल के लिए होता है। अगर हम यूएन का बात करेंगे कि यूएन का अगर हम बात करते हैं तो यूएन का देखिएगा तो यूएन जो है ये है, इसका गठन जो हुआ था वो हुआ था, स्थापना का अगर हम बात करेंगे तो स्थापना हुआ था 1945 में। कब हुआ था, तो 1945 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर का बात करिएगा कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर होता है न्यूयॉर्क। क्या होता है, न्यूयॉर्क हो गया, हेडक्वार्टर हो गया न्यूयॉर्क हो गया। अगर इसमें सदस्य मेंबर का अगर बात करिएगा कि कितने मेंबर है, तो मेंबर इसमें है 193। कितने मेंबर है, तो 193 मेंबर है। अगर अस्थायी सदस्य का बात करिएगा तो इसमें अस्थायी सदस्य होता है 10। अस्थायी सदस्य का बात करिएगा कि इसमें अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, तो अस्थायी सदस्य होते हैं 10 और इसके कार्यकाल मात्र कितना होता है, तो 2 साल के लिए होता है। लेकिन इसमें अस्थायी सदस्य का बात करेगा कि जो अस्थायी जिनको पास वीटो पावर है वो 5 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, तो 5 सदस्य होते हैं। और 5 सदस्य में कौन कौन है, तो यूके है, यूएसए है, यूएसए के बाद जाइएगा तो चाइना है, चाइना के बाद है रूस, और रूस के बाद कौन सा होता है, तो फ्रांस होता है। कौन है, तो रूस के बाद फ्रांस है। अगर इसमें भाषा का बात करिएगा तो भाषा टोटल इसमें है 6 भाषा। कितने हैं, तो भाषा इसमें 6 भाषाएं हैं। अगर 6 भाषा में अगर बात करिएगा तो पहला में अरबी, चीनी, दूसरा अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेन है। क्या बताएं, तो अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी भाषा है। तो अगर भाषा बोलेगा कि भाषा कितना है, तो भाषा बताइएगा कि भाषा कितना है, तो 6 भाषा हो गया। इसका स्थापना यूएन का हुआ था 1945 में। हेडक्वार्टर का अगर बात करेगा तो हेडक्वार्टर हो गया कहाँ, तो न्यूयॉर्क में। अगर इसका बात करिएगा कि कितने मेंबर है, तो मेंबर 193 है। और अस्थायी सदस्य होते हैं 10 जो 2 साल के लिए चुन के आते हैं, और 5 अस्थायी अध्यक्ष होते हैं जो अस्थायी रहते हैं, इनको पास वीटो पावर है। जेरा में यूके हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, रूस हो गया और एक और फ्रांस हो गया। तो ये बोला है यूएन की सुरक्षा परिषद द्वारा, यूएन की सुरक्षा परिषद द्वारा 10 अस्थायी सदस्य को कितने दिन के लिए, 10 अस्थायी सदस्य के लिए कितना दिन का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4। कितने वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए चुन के आते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। बोला गया है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो अगर बात करिएगा आउटपुट डिवाइस का, तो आउटपुट डिवाइस जो बाहर दिखता है वो आउटपुट होता है, जो अंदर से काम करता है वो इनपुट होता है। तो ये बताइए कि मॉनिटर ऊपर रहता है तो मॉनिटर हो गया आउटपुट हो गया, प्रिंटर देखिएगा तो आउटपुट हो गया, स्पीकर हो गया तो आउटपुट। लेकिन स्कैनर देखिएगा तो स्कैनर का भाग होता है कौन सा, तो इनपुट। कौन सा होता है, तो इनपुट। आउटपुट में एक और पूछ लेता है प्लॉटर। क्या पूछता है, तो प्लॉटर पूछ लेता है कि प्लॉटर कौन सा होता है, तो प्लॉटर भी होता है आउटपुट, प्लॉटर भी होता है तो आउटपुट होता है। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया और प्रिंटर हो गया, और स्कैनर हो गया जो इनपुट डिवाइस हुआ। ये कौन सा डिवाइस हुआ, तो इनपुट डिवाइस हुआ है, इनपुट डिवाइस है कौन सा, तो स्कैनर। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला गया है
अगले प्रश्न में बोला गया है कि इनमें से कौन सा ग्रह है जो दक्षिणावर्त दिशा में घूरता है। तो दक्षिणावर्त दिशा में घूरता है, एक शुक्र है, एक शुक्र हो गया, और शुक्र के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो शुक्र घूरता है जो दक्षिणावर्त दिशा में घूरता है। कौन सा घूरता है? तो शुक्र घूरता है जो दक्षिणावर्त दिशा में घूरता है। शुक्र दक्षिणावर्त दिशा में घूरता है। अगर शुक्र के साथ साथ अगर बात करिएगा तो सूर्य, जैसे कि हम शुक्र का बात करते हैं तो शुक्र का देखिएगा कि जो हम लोग का सूर्योदय होता है तो सूर्योदय शुक्र का कहाँ होगा? तो सूर्योदय होगा, उगता कहाँ है? तो पश्चिम साइड उगेगा। कहाँ? तो पश्चिम साइड उगेगा। और डूबेगा कहाँ? तो पूरब साइड। डूबेगा कहाँ? तो पूरब। वही अगर पृथ्वी का बात करिएगा तो पृथ्वी पर जो देखने को मिलता है कि उगते कहाँ से हैं? तो उगते हैं कहाँ से? तो पूर्व से। और डूबते कहाँ हैं? डूबते कहाँ है? तो पश्चिम की ओर। डूबते कहाँ है? तो पश्चिम। तो ये उल्टा चलता है। तो पूछेगा कि शुक्र ग्रह पश्चिम से पूर्व चलता है। शुक्र ग्रह पश्चिम से पूर्व चलता है। शुक्र ग्रह का बात करेगा तो पश्चिम से पूर्व करता है। पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व। अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन का तो ये बताइए कि ए हो गया ईस्ट, ए हो गया वेस्ट, ए हो गया नॉर्थ और ए हो गया साउथ। तो जो शुक्र का होता है उसका इस डायरेक्शन होता है, जबकि पृथ्वी का अगर बात करिएगा तो पृथ्वी का गमन करता है जो इस तरीका से गमन करता है। तो पूछेगा कि इनमें से कौन सा ग्रह है जो दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? तो कौन घूरता है? तो शुक्र घूरता है। कौन घूरता है? तो शुक्र घूरता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि नीति आयोग कौन? तो नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो अगर नीति आयोग का बात करिएगा तो नीति आयोग समझने से पहले ये समझिए कि एक आया था योजना आयोग। कौन सा आया था? तो योजना आयोग आया था 1950 में। 1950 में कौन सा आया था? तो योजना आयोग आया था। और योजना आयोग की जगह पर ही कौन आया था? तो नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को कौन आया? तो नीति आयोग आया। नीति आयोग आया 1 जनवरी 2015 को इसके योजना आयोग की जगह लिया था। योजना आयोग की जगह कौन लिया था? तो नीति आयोग लिया था। नीति आयोग का अगर फुल फॉर्म का बात करेगा तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया लिख लीजिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का है। और नीति आयोग जगह लिया था योजना आयोग की जगह पर। योजना आयोग कब आया था? तो 1950 में आया था। इसका अध्यक्षता अगर बात करिएगा तो इसका अध्यक्षता नीति आयोग का कौन करते हैं? तो पीएम करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इनकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 1 जनवरी 2015। अगर इसी पर कुछ और देखते हैं तो देखिएगा कि जब योजना आयोग आया था तो योजना आयोग तो आ गया 1950 में। फिर इसके बाद आया था पंचवर्षीय योजना। कौन सा? तो पंचवर्षीय जो योजना आया था वो आया था 1951 में। कब आया था? तो 1951 में आया था। अगर इसी के जगह पर आप बात करते हैं कि आया था राष्ट्रीय विकास परिषद जो आया था वो राष्ट्रीय विकास परिषद आया था 1952 में। ये पूछ लेता है, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद कब आया था? तो 1952 में आया था। पंचवर्षीय योजना की घोषणा कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। योजना आयोग कब आया था? तो 1950 में आया था। योजना आयोग की जगह कौन लिया था? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लिया। और नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं, पीएम करते हैं। अगर ये प्रश्न से आपको फायदेमंद मिल रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय जरूर दें। और इसी तरीका से आगे भी हम सेशन लाते रहेंगे। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।